वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सोरी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस सेशन में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं इस सेशन के अंदर। इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के, उसमें हमने वेल्डिंग और कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज का जो सेशन है इसमें भी हम कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वेल्डिंग से रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और अगर आप आपकी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर मेंस का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। बैच का मेन मोटिव है प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। इसमें रिवीजन के लिए लेक्चर्स अवेलेबल है, साथ में प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ में इस बैच के अंदर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी और सभी सेशन की PDF भी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, और इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं सारे वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जब वेल्डेड जॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जॉइंट की स्ट्रेंथ, ससेप्टिबिलिटी और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो क्यों हम परफॉर्म करते हैं वेल्डेड जॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वेल्डेड जॉइंट। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वेल्डेड जॉइंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक सुटेबल हार्डनेस होना चाहिए उस जॉइंट की, टफनेस भी होना चाहिए, ओके, इसके अलावा क्रीप प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। तो ये जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है तो इसको चेक करने के लिए हम सर्विस वेल्डेबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखें, सर्विस वेल्डेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर आता है आपका इंपैक्ट टेस्ट आ जाता है, हार्डनेस टेस्ट आ जाता है, इसके अलावा बेंड टेस्ट आ जाता है। तो सर्विस वेल्डेबिलिटी टेस्ट हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए करते हैं। यहां पर बात की गई है फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट। तो फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ वेल्डेड जॉइंट फॉर क्रैकिंग। देखिए क्रैक के प्रति वो जो जॉइंट रहेगा उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी। ओके, कोई अगर हम उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो क्या वहां पर क्रैक आएगा क्या, तो उसको चेक करने के लिए वहां पर हम फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और ध्यान रखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम सर्विस वेल्डेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, सुटेबिलिटी फॉर जॉइंट डिजाइन ये नहीं होता है, और बाकी अप्रोप्रिएट मशीनिंग प्रोसेस ऐसा कोई हम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी मशीनिंग प्रोसेस से ये ज्वाइनिंग हुई है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। अब देखिए वेल्डिंग प्रोसेस जो होती है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेनली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वेल्डिंग का। देखिए लिक्विड स्टेट वेल्डिंग जो होती है इन्हें ही फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में जो हमारा पेलेंट मटेरियल होता है वो उसकी एजेस को लिक्विड स्टेट में लाया जाता है, और जो फिलर मटेरियल होता है वो भी लिक्विड स्टेट में आता है। तो जितनी भी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है दे आर कंसिडर एज ए फ्यूजन वेल्डिंग। ओके, बाकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जो हमारा पेरेंट मटेरियल रहेगा वो सॉलिड स्टेट में ही रहता है, सेमी सॉलिड स्टेट में भी हम बोल सकते हैं। बाकी लिक्विड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग जो होती है इसके एग्जांपल आप ध्यान रखें, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग जो है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमारा फिलर मटेरियल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में आता है, उसको लिक्विड स्टेट में रखते हैं, और बाकी जो हमारा पेरेंट मटेरियल रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो यहां पे अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, तो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में आप देखेंगे गैस वेल्डिंग भी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग भी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, ब्रेजिंग जो है वो सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। तो ये
आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर पूछा था कि नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग, तो ब्रेजिंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग। बाकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है ये भी एक फ्यूजन वेल्डिंग की कैटेगरी में आएगी। फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब जो जॉइंट बन रहा है वहां पर मेल्टिंग अगर हो रही है एजेस की और फिलर मटेरियल की, तो उस कैटेगरी की वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया है यहां पर, इसको भी आप रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स इज यूज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुल्स। तो कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें फ्लक्स को ग्रेनुल्स मतलब दानेदार फ्लक्स यूज किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग, सम्मज आर्क वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग। ओके, तो यहां पर सभी जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं सभी आर्क वेल्डिंग के ही एग्जांपल है। तो यहां पर आपको हर वेल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह का फ्लक्स यूज, किस स्टेट में फ्लक्स यूज किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा अगर एसी आर्क वेल्डिंग लिखा हुआ है, एसी आर्क वेल्डिंग लिखा हुआ है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि आइदर ये तो टीआईजी भी हो सकता है, क्योंकि टीआईजी वेल्डिंग में भी एसी यूज किया जाता है, और इसके अलावा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका एसी सप्लाई ही यूज किया जाता है। तो उन दोनों वेल्डिंग में आप देखेंगे कि वहां पर फ्लक्स ग्रेनुलर यूज नहीं किया जाता है, वहां पर हम शिल्डिंग गैस का यूज करते हैं। सम्मज आर्क वेल्डिंग डेफिनेटली आंसर जो होगा इसका सम्मज आर्क वेल्डिंग ही होगा, क्योंकि सम्मज आर्क वेल्डिंग में आप देखेंगे कि मैनुअल आर्क वेल्डिंग के जो लिमिटेशन होते हैं उसको हम दूर करते हैं सम्मज आर्क वेल्डिंग। सम्मज आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, बेयर वायर इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, और बेयर वायर इलेक्ट्रोड यहां पर ये सम्मर्ज रहता है किसके अंदर, ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर। ये जो आर्क बनती है, ये आर्क जो होती है सम्मर्ज रहती है, इसके ऊपर ग्रेनुलर फ्लक्स रहता है, और इस ग्रेनुलर फ्लक्स को हॉपर के द्वारा डाला जाता है। यहां पर इस तरह से हॉपर बना होता है, इसके द्वारा इस दानेदार फ्लक्स को क्या किया जाता है, यहां पर इस जॉइंट पर डाला जाता है। तो इसीलिए इसको सम्मर्ज आर्क भी बोलते हैं, क्योंकि आर्क आपको दिखाई नहीं देगी, इस फ्लक्स के अंदर क्या रहेगी, आर्क रहेगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, असरेशन रीजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, एल्यूमिनियम हैज अ पुअर वेल्डेबिलिटी। इससे पहले वाला सेशन अगर आपने देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि वेल्डेबिलिटी जो होती है डिपेंड करती है कार्बन कंटेंट पर। एक तो कार्बन कंटेंट अगर कम है तो वेल्डेबिलिटी जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। वेल्डेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो जो मटेरियल है उसकी ऑक्सीजन के प्रति अफिनिटी कैसी है, और अगर वो ऑक्सीजन से काफी जल्दी रिएक्शन कर लेता है तो उसकी वेल्डेबिलिटी जो रहेगी वो पुअर रहेगी। तो एल्यूमिनियम जो होता है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेता है, जिससे आर्क के बूझने के चांसेस भी रहते हैं, और ऑक्साइड से हार्ड लेयर भी आ जाती है, आर्क की आपकी बन नहीं पाती है प्रॉपर। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम हैज अ पुअर वेल्डेबिलिटी। ओके, अब रीजन पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम हैज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, नो डाउट, बिल्कुल थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, एंड हाई अफिनिटी टू ऑक्सीजन, ये मैंने आपको अभी बता दिया। इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है और ये रीजन भी सही है। पुअर वेल्डेबिलिटी क्यों होती है एल्यूमिनियम की, ये रीजन आप ध्यान रखें, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, साथ में हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, both A and R are true and R is the correct explanation of A। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है, इन MIG वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर इनटू द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए मेटल जो है वो अलग अलग तरीके से जॉइंट के अंदर ट्रांसफर होता है। यहां पर हमसे पूछा है कि MIG वेल्डिंग में किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो अगर मैं बात करूं जो ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है उसमें आपने अगर नाम सुना हो तो एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग मेटल ट्रांसफर। शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफर, शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है जब करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफर में क्या होता है, सपोज हमारा ये इलेक्ट्रोड है और ये हमारा वर्कपीस है। अब देखिए अगर करंट की वैल्यू बहुत ही कम है तो यहां पर ये इलेक्ट्रोड की मेल्टिंग जो है ज्यादा नहीं होगी, और ये जो लिक्विड इलेक्ट्रोड है ये इतना सफिशिएंट इसका वेट नहीं हो पाएगा कि ये अपने आप नीचे गिर जाए। ओके, आपने देखा होगा कि अगर कोई टैब है
उसमें टेप बंद है तब भी उसमें पानी की बूंद लटकी हुई है। ओके, अब वो गिर नहीं रही, वो गिरेगी कब, जब उसका एक सफिशिएंट वेट हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वो गिर जाएगी। बट सफिशिएंट वेट यहां पर होने के लिए क्या होगा, कब होगा ये, जब ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा। करंट कम है तो इलेक्ट्रोड मेल्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको, उस बूंद को नीचे गिराने के लिए आप उसको टच कर दीजिए तो वो आपकी उंगली पर आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम इस वर्कपीस से क्या करा देते हैं, टच करा देते हैं, तो ये लिक्विड मेटल जो है ये जॉइंट के अंदर उतर जाता है। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग मेटल ट्रांसफर। ये कब हमें देखने को मिलता है, जब करंट की वैल्यू काफी कम होती है, और करंट की रेंज भी आप अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। जब करंट की रेंज जो होती है वो होती है 75 एम्पियर या इससे कम। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफर के बाद में एक और आता है ग्लोबुलर ट्रांसफर। ग्लोबुलर ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जब करंट की वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि यहां पर ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट बन रही है इसका एक सफिशिएंट वेट हो जाता है, और अपने आप ग्रेविटी की वजह से, अपने आप नहीं बोलेंगे, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरने लगता है, तो उसे बोलते हैं ग्लोबुलर ट्रांसफर। तो ग्लोबुलर ट्रांसफर में किस वजह से ये लिक्विड मेटल इस जॉइंट के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। हम क्या बोलेंगे इससे, ग्रेविटी फोर्स की वजह से आ रहा है। ओके, अब अगर करंट की वैल्यू और भी ज्यादा अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहां पर क्या होता है, सफिशिएंट मैग्नेटिक पुल आ जाता है, उसकी वजह से, एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जैसे ही ड्रॉपलेट बनेगी उसको मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसे हम बोलते हैं रोटेटिंग मेटल स्प्रे ट्रांसफर या फाइन स्प्रे मेटल ट्रांसफर। तो स्प्रे ट्रांसफर, आप इसको ध्यान रखें, स्प्रे ट्रांसफर। तो स्प्रे ट्रांसफर में डिपोजिशन रेट जो होगा वो भी हाई होगा। स्प्रे ट्रांसफर हम यूज करते हैं ओवरहेड वेल्डिंग के लिए भी। ओवरहेड वेल्डिंग में आप देखेंगे कि अगर ये ग्लोबुलर ट्रांसफर रहा तो ग्रेविटी की वजह से लिक्विड मेटल तो नीचे आएगा, और अगर हमें ओवरहेड वेल्डिंग करना है तो उस केस में डेफिनेटली स्प्रे ट्रांसफर के द्वारा ही वहां पर उस जॉइंट के अंदर लिक्विड मेटल पहुंचाया जा सकता है। तो स्प्रे ट्रांसफर देखने को मिलेगा जब करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और वही चीज हमें देखने को मिलती है एमआईजी वेल्डिंग में। तो एमआईजी वेल्डिंग में जो मेटल ट्रांसफर फिनोमेना होता है, ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, ये ध्यान रखें। ओके, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, दो कैटेगरी आ जाती है, पल्स स्प्रे ट्रांसफर और रोटेटिंग स्प्रे ट्रांसफर। बेसिकली थिन शीट की ज्वाइनिंग के लिए ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन, इसमें क्या होगा, डिपोजिशन ज्यादा होता है, बट अगर थिन शीट ज्वाइन करना है तो फिर डिपोजिशन कम होना चाहिए, तो उस केस में पल्स स्प्रे ट्रांसफर यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है, द कोटिंग मटेरियल ऑफ एन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कोटिंग मटेरियल जो होता है आर्क वेल्डिंग में, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको पता रखने के लिए आपको उस फ्लक्स का फंक्शन पता होना चाहिए। कोटिंग मटेरियल जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स है ना, तो ये फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या है। अब देखिए फ्लक्स मिक्सचर होता है बहुत सारे मटेरियल का। फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स हमारे जॉइंट को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो कि बाहर की जो ऑक्सीजन आ रही है उसको कंज्यूम कर ले, वो जॉइंट के कांटेक्ट में ना आए। तो डेफिनेटली फ्लक्स के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो कि एक्ट करें एज ए डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए फ्लक्स के अंदर बिल्कुल, ताकि हमारे जॉइंट को क्या करे, वो प्रोटेक्ट करके रखें। इसके अलावा फ्लक्स के और क्या फंक्शन होते हैं, फ्लक्स जो होता है वो स्लेग फॉर्म करता है। स्लेग जो होता है वो लाइट इंप्योरिटी को बाहर की तरफ लेकर आ जाता है, और स्लेग एक यूनिफॉर्म कूलिंग रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्लेग जो होता है इसके अंदर बेसिकली ऑक्साइड्स होते हैं, लाइट इंप्योरिटीज होती है, तो वो जॉइंट के अंदर से हीट को बाहर नहीं निकलने देता, और नहीं निकलने देगा तो अंदर का जो लिक्विड मेटल है जिसे हमने डिपॉजिट किया है उसमें कूलिंग जो होगी स्लो होगी, और स्लो कूलिंग होगी तो जॉइंट की क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी। तो स्लेग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट भी होना चाहिए।
जैसे कि ऑक्साइड्स होते हैं, आयरन के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, वो जनरली यहां पर यूज किए जाते हैं। आर्क स्टेबलाइजिंग एजेंट, आर्क ब्लो आपने एक डिफेक्ट पढ़ा होगा, आर्क जो है वो हिलती रहती है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए तो ऐसे इंग्रेडिएंट भी जरूरी है। आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट में एग्जांपल याद रखें, ये पूछा जा सकता है रूटाइल। रूटाइल जो होता है ये आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट होता है, इसके आप ध्यान रखें। ओके, चलिए, तो तीनों ही जरूरी है। इसके अलावा अगर यहां पर लिखा होता है स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट, तो बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट भी होते हैं। इसके अलावा बाइंडिंग एजेंट, अगर आप कोटिंग कर रहे हो तो बाइंडिंग एजेंट भी चाहिए, वो भी होते हैं इसके अंदर। तो आंसर जो होगा 1 2 3, तीनों ही तरह के इंग्रेडिएंट हमें रखना पड़ता है इसके अंदर, फ्लक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड, किस मेथड से ग्रे कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है। तो देखिए, ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए मोस्ट सुटेबल जो प्रोसेस है वो है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग से पहले हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग कर देते हैं पूरे, ये ब्रिटल मटेरियल है कास्ट आयरन आपको पता है, तो गैस वेल्डिंग से हम क्या कर देते हैं, प्री हीटिंग कर देते हैं पूरे वर्क पीस की। देन उसके बाद में गैस वेल्डिंग की मदद से हम क्या करते हैं, अगर फिलर मटेरियल हम वहां पर की जरूरत है तो अलग से फिलर मटेरियल को लेकर जनरली न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, गैस वेल्डिंग में भी अगर आपसे पूछा जाए तो गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं, ये ध्यान रखें। प्री हीटिंग, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस मटेरियल की वेल्डिंग के लिए प्री हीटिंग की जरूरत पड़ती है, तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने से पहले उसकी क्या करनी पड़ती है, हमें प्री हीटिंग करनी पड़ती है। तो गैस वेल्डिंग से आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसकी प्री हीटिंग कर सकते हो। आर्क से आप कैसे करोगे प्री हीटिंग, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इसलिए गैस वेल्डिंग बिल्कुल सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, मैच लिस्ट 1। लिस्ट 1 में वेल्डिंग प्रोसेस है, लिस्ट 2 में उनके एप्लीकेशन, तो इन दोनों को आपको आपस में मैच करना है। चलिए, 4 वेल्डिंग प्रोसेस है यहाँ पर, लेजर वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। तो यहां पर इनके एप्लीकेशन दिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर वेल्डिंग। अब ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन को भी देख ले तो आंसर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ए जो है किससे मैच कर रहा है, 5 से या 1 से, ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो ए 5 से देख लीजिए, वेल्डिंग वेरी थिन मटेरियल, चलिए देख लेते हैं। और 1 क्या है, यूनिटिंग लार्ज एरिया सीट। लार्ज एरिया सीट के लिए तो हम यूज नहीं कर सकते ना लेजर वेल्डिंग। लेजर वेल्डिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री में थिन सीट को ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है, नो डाउट। तो एक इससे मैच होगा, 5 से मैच होगा, लेजर बीम वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो सॉलिड शाफ्ट को, दो सॉलिड शाफ्ट जिनकी सरफेस क्या है, फ्लैट है, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए सॉलिड सरफेस मतलब सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए ना, तो सॉलिड शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। फ्लैट सरफेस इसकी हो तो रिपेयरिंग लार्ज पार्ट्स, ऐसा नहीं है, वेल्डिंग ए रोड ऑफ ए फ्लैट सरफेस। तो बी किससे मैच होगा, बी विल मैचेस विथ 3, 5 3। तो आंसर तो आपको यहीं पे पता चल गया, 5 3। 4 हो सकता है क्या, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट। अरे फ्रिक्शन वेल्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर बाय द वे वहां पर आपने इस तरह की वेल्डिंग यूज कर ली जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, तो केमिकल रिएक्शन वगैरह स्टार्ट हो सकती है, एक्सप्लोजिव हो, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए वहां पर यूज की जाती है कौन सी, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो सी किससे मैच होना चाहिए, 4 से। तो देख लीजिए इस ऑप्शन में सी 4 से ही मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग के लिए लार्ज एरिया सीट की जरूरत पड़ती है, जब हम कोटिंग करते हैं एक मटेरियल की दूसरे मटेरियल के ऊपर, जैसे कि बड़े बड़े जो बॉयलर की सेल होती है, ओके, जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, उसमें अगर एक मेटल एक सीट के ऊपर दूसरे मटेरियल की सीट की कोटिंग करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। तो डी किससे मैच होगा, 1 से। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है, इन एन इनर्ड गैस वेल्डिंग प्रोसेस द कॉमनली यूज गैसेस।
देखिए इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो कॉमन गैस होती है उसमें मैं आपको बता देता हूं, हीलियम को यूज किया जाता है, आर्गन को यूज किया जाता है, सॉरी, CO2 को भी कभी कभार यूज किया। अब कब किसको यूज किया जाता है, आंसर तो आपको पता चल गया होगा। हाइड्रोजन यूज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्रिप्टॉन नहीं करते, हीलियम एंड आर्गन। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आप सुनो, देखिए हीलियम आर्गन जो होती है ये सबसे ज्यादा यूज होती है, दे आर कंप्लीटली इनर्ट गैस। CO2 जो होती है इट इज नॉट ए कंप्लीटली इनर्ट गैस। क्यों? क्योंकि CO2 अगर आपको बताओ, आईसी इंजन अगर आपने पढ़ा हो, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, CO2 जो होती है हाई टेम्परेचर पर डिसोसिएट हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो हाई टेम्परेचर पर ये डिसोसिएट हो जाती है, इसलिए इट इज नॉट ए कंप्लीटली इनर्ट गैस। फिर यूज क्यों करते हैं? जहां पर टेम्परेचर, अब ये डिसोसिएशन रिएक्शन जो है वो 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड होती है, इतने आसानी से नहीं होगी। तो जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर हम यूज कर सकते हैं, जहां पर कम टेम्परेचर डेवलप होता है वहां पर हम यूज कर सकते हैं CO2। और CO2 इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है, कम कॉस्ट पर मिल जाती है, तो उसके लिए हम एसी सप्लाई में यूज नहीं करते हैं, डीसी सप्लाई विद रिवर्स पोलैरिटी, ये भी ध्यान रखें, डीसी विथ रिवर्स पोलैरिटी। डीसी विद रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। ओके, डीसीई है। CO2 के बारे में मैंने आपको बताया। आर्गन हीलियम को यूज किया जाता है। अब हमें यहां पर यह भी जानना है कि आर्गन को कब यूज किया जाता है और हीलियम को कब यूज किया जाता है। जनरली इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है TIG वेल्डिंग में। अब देखिए आर्गन का जो डिसोसिएशन पोटेंशियल होता है वो कम होता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो आर्गन, देखिए जो आर्क बनती है वो इन्हीं गैस के डिसोसिएशन की वजह से होती है, ये आयोनाइजेशन की वजह से ही हीट डेवलप होती है। तो जो आयोनाइजेशन होता है आर्गन का, तो वहां पे जो हीट डेवलप होती है वो हीलियम के कंपेयर कम होती है, सिंपल भाषा में हम ऐसा समझ सकते हैं। तो आर्गन को हम यूज करते हैं जब हमें थिन शीट को ज्वाइन करना होता है, क्योंकि थिन शीट को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, बात समझ में। और हीलियम को हम यूज करते हैं जब थिक शीट को ज्वाइन करना होता है। ओके, तो अगर आपको पता है, आपने वेल्डिंग को डिटेल में पढ़ा है, तो जनरली TIG में आर्गन यूज की जाती है और MIG में हीलियम यूज की जाती है। MIG में ऑल्दो हीलियम आर्गन का मिक्सर यूज किया जाता है, बट प्रेफर हम हीलियम को ही करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्गन और हीलियम के एटॉमिक वेट को आप देखेंगे तो आर्गन का डेफिनेटली ज्यादा है। आर्गन के साथ एक फायदा ये है कि यहां पर फ्लो रेट रिक्वायर्ड जो रहेगा आर्गन का कम रहता है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। ओके, चलिए, तो काफी चीजें मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है? इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी इक्वल टू। तो आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ होती है जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी टिप जो होती है और जो हमारा वर्कपीस होता है उनके बीच का जो गैप होता है, इसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। एल से हम जनरली इसको डिनोट करते हैं। और ये आर्क लेंथ जो होती है ये जनरली जो ये इलेक्ट्रोड होता है इसके डायमीटर के बराबर होती है। तो इस रोड के डायमीटर के बराबर होती है, ये आप ध्यान रखें। ठीक, चलिए, फैक्ट बेस क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है? वेल्डेबिलिटी ऑफ फेराइटिक स्टेनलेस स्टील यूज इन ऑटोमोटिव exhaust system is improved by selecting stainless steel electrode having low content of। देखिए वेल्डेबिलिटी, अब यहां पर ये फेराइटिक स्टेनलेस स्टील की बात चल रही है, किसी भी स्टेनलेस स्टील की बात चल, आइदर ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील हो या फेराइटिक स्टेनलेस स्टील हो, तो इसकी वेल्डेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम किस तरह के इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर कार्बन ज्यादा हो, नाइट्रोजन ज्यादा हो, क्रोमियम ज्यादा हो, या कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, ज्यादा नहीं, यहां पर बोला है कम, जिसके अंदर कार्बन कम हो, नाइट्रोजन कम हो, क्रोमियम कम हो, या कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन का तो इससे कोई मतलब ही नहीं,
मैंने आपको कई बार बताया लो कार्बन कंटेंट अगर होगा तो वेल्डेबिलिटी जो होगी क्या होगी, अच्छी होगी। सीधा सीधा आप ये ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एस्टिलीन गैसेस फॉर ए न्यूट्रल, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं ये क्वेश्चन। न्यूट्रल फ्लेम के लिए रेशियो क्या होगा, 1:1। ऑक्सीडाइजिंग के लिए 1.15 से लेके 1.5, रिड्यूसिंग के लिए 0.85 से लेके 0.95। ओके, कौन सी फ्लेम किसके लिए यूज की जाती है ये मैं आपको बता चुका हूं। फ्लेम को पहचानोगे कैसे, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये किसके लिए लिखा है मैंने, ऑक्सीडाइजिंग के लिए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अगर बन रही है तो ध्यान रखें वहां पर तेजी से साउंड हमें सुनाई देगा फ्लेम का, उस साउंड को हम बोलते हैं रोरिंग साउंड। क्या बोलते हैं, रोरिंग साउंड। और वहीं पे अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग फ्लेम है या कार्बोराइजिंग फ्लेम है तो वहां पर कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, नो साउंड। ओके, और अगर न्यूट्रल फ्लेम है तो वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को बोला जाता है हिसिंग साउंड। बाकी इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी फ्लेम किस मटेरियल के लिए यूज की जाती है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इंप्रूव रिमूवेबल ऑफ द सरफेस ऑक्साइड फ्रॉम द बेस मेटल इज ऑब्टेन्ड विथ टिपिकल पोलैरिटी। देखिए क्वेश्चन को आपको समझना होगा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का बोला है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जब हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से जब एल्यूमिनियम की हम वेल्डिंग करते हैं, ध्यान रखें टीआईजी और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जानी जाती है एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए। और ये आपको मैंने ये स्टेटमेंट बोला, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी पोलैरिटी हम यहां पर यूज करते हैं। तो इन दोनों वेल्डिंग में जब हम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की वेल्डिंग करते हैं तो ऐसी पोलैरिटी हम यूज करते हैं, और ऐसी पोलैरिटी यूज करने का कारण ही यही है कि वहां पर देखिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जो होते हैं ऑक्साइड जल्दी बना लेते हैं, तो ऐसी पोलैरिटी होने की वजह से कंटिन्यूसली, ऐसी सप्लाई होने की वजह से पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी, तो वहां पर चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो सही बट बहुत जल्दी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन। तो एसी की ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन जो होती है काफी अच्छी होती है, इसीलिए एसी पोटेंशियल यूज किया जाता है एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते समय, खास करके टीआईजी और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में। अगर पूछा जाए कि किसकी ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन सबसे बेस्ट होती है, कौन सी पोलैरिटी की, तो आप ध्यान रखें हमेशा एसी सप्लाई की। ओके, एसी के बाद में डीसी, डीसी में दो ऑप्शन है, स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी। तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट पोलैरिटी की ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन सबसे पुअर है, रिवर्स पोलैरिटी की उससे अच्छी है। क्या कारण है ये आप अगर जानना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वीडियो आप देखे होंगे, तो वहां पर आपको मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना कॉन्सेप्ट तो मैंने यहां पर आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा था, वेल्डिंग प्रोसेस इन विच बेयर वायर इज यूज एज ए इलेक्ट्रोड। ओके, आपको ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें बेयर वायर यूज किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोड। बेयर वायर का मतलब जिसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं। ओके, ग्रेनुलर फ्लक्स इज यूज, दानेदार फ्लक्स यूज किया जा रहा है। द प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हाई स्पीड वेल्डिंग, और वो जो प्रोसेस है वो जानी जाती है हाई स्पीड वेल्डिंग के लिए। तो अब आपको चार ऑप्शन में बताना है कि किस वेल्डिंग की बात चल रही है, सिल्डेड आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सम्मर्ज आर्क वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इन शॉर्ट में देखिए इसे हम लिखते हैं टीआईजी, सम्मर्ज आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, और सिल्डेड आर्क वेल्डिंग इसे हम मैनुअल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्डेड आर्क वेल्डिंग ये मैनुअल आर्क वेल्डिंग ही, क्योंकि वहां पर उस फ्लक्स की सिल्डिंग हो जाती है, फ्लक्स का इन्वॉल्व बन जाता है उस वेल्डेड जॉइंट के आसपास। और ये सम्मर्ज आर्क वेल्डिंग, SAW, तो सम्मर्ज आर्क वेल्डिंग ही है ये।
जिसमें बेयर वायर इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ग्रेनुलर फ्लक्स यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा और बाकी यहां तो टीआईजी में और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये भी याद होना चाहिए आपको, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और यहां पर शिल्डेड आर्क वेल्डिंग में तो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, तो अलग से तो आपको फ्लक्स डालने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कास्ट आयरन इज डिफिकल्ट टू वेल्ड। कास्ट आयरन की वेल्डिंग डिफिकल्ट होती है क्यों? स्टेटमेंट पढ़िए, लो डक्टिलिटी, पुअर फ्यूजन, टेंडेंसी टू क्रेक ऑन कूलिंग। तो डेफिनेटली क्रेक तो देखने को मिलते हैं क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। कार्बन की वजह से जब कूलिंग होती है तो सरफेस पर क्या बन जाता है, मार्टेनसाइट। फास्ट अगर कूलिंग होगी तो मार्टेनसाइट बनेगा और मार्टेनसाइट सबसे हार्ड एलोट्रोप होता है और इसकी वजह से डेफिनेटली क्रैक आपको देखने को मिलेंगे। लो डक्टिलिटी होती है, बिल्कुल ब्रिटल मटेरियल होता है। पुअर फ्यूजन भी आपको देखने को मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है उसका। तो तीनों ही कारण हैं जिसकी वजह से कास्ट आयरन की वेल्डिंग जो है वो डिफिकल्ट बन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंप्रूव वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील। स्टील की वेल्डेबिलिटी अगर इंप्रूव करना है तो ऑप्शन देखिए, लो कार्बन कंटेंट, हाई कार्बन कंटेंट। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे, कार्बन कंटेंट अगर कम रहेगा तो वेल्डेबिलिटी अच्छी रहेगी। आपने अगर हीट ट्रीटमेंट पढ़ा हो तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि लो कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। लो कार्बन स्टील जो होता है उसका हीट ट्रीटमेंट के प्रति रिस्पॉन्स जो होता है वो पुअर होता है। अच्छा, लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, याद है ना, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील एक ही चीज है। लो कार्बन स्टील जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज जो होता है ये लेस देन 0.3 होता है। तो लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील क्यों बोला जाता है? इसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि इसका अगर हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स जो रहेगा माइल्ड रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, पुअर रहेगा, इसलिए उसे माइल्ड स्टील बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हीट करने पर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा और वेल्डेबिलिटी के लिए यही तो हमें चाहिए। अच्छा वेल्डेबल मटेरियल किसको बोलेंगे? अगर हमने उसकी वेल्डिंग करी, मतलब उसको पिघलाया, हमने उसको गर्म किया और उसकी कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज नहीं आएगा तो हम तो यही बोलेंगे ना कि इसकी वेल्डेबिलिटी क्या है, अच्छी है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी। हमेशा ध्यान रखें कि लो कार्बन कंटेंट जो भी हमारा स्टील रहेगा उसकी वेल्डेबिलिटी क्या रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। तो हाई कार्बन कंटेंट को हटा दीजिए। गुड अफिनिटी टू ऑक्सीजन या पुअर अफिनिटी टू ऑक्सीजन। अरे भैया, अगर ऑक्सीजन से अच्छी अफिनिटी, अच्छी दोस्ती अगर होगी तो वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो हर जगह अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि वैक्यूम में हम वेल्डिंग करने जाएंगे तो वो उससे केमिकल रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बना लेगा, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। ऑक्साइड से तो हमारा जॉइंट क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा ना। तो गुड अफिनिटी टू ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए बल्कि पुअर अफिनिटी टू ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसे मटेरियल की वेल्डेबिलिटी, इस तरह से हम मटेरियल की वेल्डेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो आंसर विल बी 1 and 4, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोल रहा है, ब्रिटल वेल्ड आर मेनली ऑब्टेन्ड ड्यू टू। ब्रिटल वेल्ड का मेन कारण क्या है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, कार्बन कंटेंट ज्यादा है, ऑक्साइड बना लेगा तो वो एक ब्रिटल वेल्ड बनाएगा। तो ऑप्शन को पढ़िए, रॉन्ग इलेक्ट्रोड, फॉल्टी प्रीहीटिंग, मेटल हार्डेंड बाय एयर। तो ये स्टेटमेंट तो आपको सही लग ही रहा होगा कि अगर फास्ट कूलिंग हो गई तो वहां पर सरफेस जो है, खास करके स्टील के केस में सरफेस पर मार्टेनसाइट बनेगा और उसकी वजह से सरफेस क्या होगी, हार्ड हो जाएगी। तो ब्रिटल वेल्ड आपका देखने को मिलेगा। साथ में अगर आपने प्री हीटिंग नहीं की, प्री हीटिंग पुअर है, बेटर अगर आपकी प्री हीटिंग नहीं है तो भी ब्रिटल वेल्ड देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रोड अगर आपने गलत यूज कर लिया तो भी, तो पहला स्टेटमेंट ही सही होगा इसका, ये आप ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, रिजिड जॉइंट है यहां पर, देखिए रिजिड जॉइंट की वजह से ब्रिटल वेल्ड नहीं बनेगा। रिजिड जॉइंट की वजह से डिफेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन
डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ब्रिटल वेल्ड नहीं मिलेगा। ओके, रॉन्ग इलेक्ट्रोड, करंट इम्प्रॉपरली एडजस्टेड, करंट अगर आप प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से लेक ऑफ फ्यूजन, इसके अलावा पेनिट्रेशन डिफेक्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे। अनइवन हीट, इसकी वजह से हीट अफेक्टेड जोन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आंसर होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है, द एडवांटेज ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस। अब वेल्डिंग प्रोसेस के एडवांटेज, क्वेश्चन आसान है बट स्टेटमेंट आपको यहां पर चारों ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। क्या है पहला, इट रिलीव द जॉइंट फ्रॉम रेसिडुअल स्ट्रेसेस। अरे वेल्डिंग करते हैं तो रिलीव थोड़ी मिलता है, वेल्डिंग से तो इवन रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस, इसीलिए तो क्रैक आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इट हेल्प इन चेकिंग ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ वर्कपीस। अरे डिस्टोर्शन को चेक करने के लिए मदद करता है ये स्टेटमेंट। क्या ये एडवांटेज हो सकता है क्या, क्या वेल्डिंग से हम डिस्टोर्शन को चेक करते हैं क्या? अरे वेल्डिंग से तो हम जॉइंट बनाते हैं ना, डिस्टोर्शन को चेक करने के लिए तो फिर आपको वहां पर उसके ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। लार्ज नंबर ऑफ मेटल एंड अलॉयज बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल कैन बी चोन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए वेल्डिंग से आप सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हो, मेटल को नॉन मेटल से भी ज्वाइन कर सकते हो। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आप देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, मेमोरी कार्ड जो होता है उसका सर्किट जो होता है वो पूरा मेटल का होता है, बेस जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो ये दोनों आपस में चिपके हुए, ये भी एक वेल्डिंग से चिपके हुए, इस वेल्डिंग को बोलते हैं अपन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो ध्यान रखें कि वेल्डिंग से आप सिमिलर डिसिमिलर मटेरियल दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हो, मेटल नॉन मेटल भी आपस में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, बिल्कुल सही है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेल्डिंग डज नॉट प्रोड्यूस ए मेटलर्जिकल चेंज। अरे भैया हीट अफेक्टेड जोन मिलता है ना, उसी की वजह से तो मेटलर्जिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये बोला डज नॉट प्रोड्यूस, अरे बनाता है, मेटलर्जिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है, वेल्डेबिलिटी डिपेंड्स ऑन। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस कंडीशन, चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर। थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। आपको पता है एल्यूमिनियम का एक क्वेश्चन किया था हमने, एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वेल्डेबिलिटी जो होती है उसकी पुअर हो जाती है, बिल्कुल। सरफेस कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा, सरफेस पर अगर आप पहले से ऑक्साइड्स हैं और कोई इंप्यूरिटीज है, मॉइस्चर है, तो वहां पर वेल्डेबिलिटी जो होगी वो पुअर हो जाएगी। तो सरफेस कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा। चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर, यस, माइक्रोस्ट्रक्चर में अगर ऐसा मटेरियल जिसके माइक्रोस्ट्रक्चर में हीट करने पर चेंज आ जाता है तो डेफिनेटली उसकी वेल्डेबिलिटी पुअर होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो होंगे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। मतलब तीनों ही पैरामीटर पर वेल्डेबिलिटी जो होती है मटेरियल की डिपेंड करती है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट हमें दिए हैं और हमें बताना है यहां पर कि इनमें से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए हैं। ओके, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या, द लेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज स्मॉलेस्ट कंपेयर टू न्यूट्रल एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अगर मैं बात करूं फ्लेम, तीनों फ्लेम में आपस में कंपैरिजन, तो जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसमें 2 जोन होते हैं, इनर कॉन जो होता है व्हाइट कलर का होता है, आउटर ब्लू कलर का होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी 2 ही होते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम में 3 होते हैं, एक और कलर आ जाता है रेड कलर बीच में। बट ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल में 2 ही होते हैं, बट इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो इनर कोन होता है वो पॉइंटेड होता है, स्मॉल होता है, इसीलिए तो ऑक्सीडाइजिंग, जैसे कि अगर मैं बात करूं सपोज
ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इनर कोन जो होगा और भी छोटा होगा, और इनर कोन छोटा होने की वजह से ही तो इसका टेम्परेचर जो होता है ज्यादा होता है। टेम्परेचर जो हम यहां पर बोलते हैं कि इस फ्लेम का ये टेम्परेचर है, इस फ्लेम का ये टेम्परेचर है, तो बेसिकली वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, वो इस इनर कोन का टेम्परेचर होता है। तो इनर कोन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है, सीधी बात है। यहां पर ये फैल गया ना, तो इसलिए यहां पर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबल द कंबशन इज फास्टर प्रोड्यूसिंग स्मॉलर लेंथ ऑफ फ्लेम। ये भी बात सही है। देखिए, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होने की वजह से वहां पर प्रॉपर कंबशन होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन जो है वो भी सही है, तो आंसर जो होगा वो भी ए ही होगा। यस, तो टोटल ये 20 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, मेटल कटिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।